गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपका चैप्टर किया था कबीर की साखियां, तो आज उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो कबीर की साखियां एक बार हम फिर से दोहरा लेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तरों पर ध्यान देंगे। इसमें 5 दोहे थे जो हमने कल करे थे। एक बार जल्दी से इसको मैं पढ़ लेती हूँ। जात न पूछो साध की, अंश व्यर्थ चलिए, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। कौन बताएगा इसका अर्थ? हमने कल किया था अच्छे ढंग से। गर्ल्स में से कोई नहीं बताएगा। चल हरमन बोल। हमें जैसे तलवार के ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता, तलवार का असली महत्व होता है, वैसे ही हमें साधु की जात का कोई महत्व नहीं होता। साधु का महत्व होता है हमें उससे मिलने वाला ज्ञान है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए। गाना यही तो एक नहीं, स्पॉटिफाई वाले से उड़ गया। वहाँ तो ठीक है, तो नाम लोड है। बोले बेटा बोले। बिल्कुल, कबीर जी कहते हैं कि अगर कोई हमें बुरे शब्द कहता है या गाली देता है तो हमें पलटकर उसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि विवाद बढ़ जाता है और एक गाली अनेक बन जाती है। ठीक है, अगर हम जवाब नहीं देंगे तो एक गाली ही रहेगी और वो भी उसी के पास रह जाएगी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुहि माही, मनवा तो दहु गुस्सा फिरे, ये तो सिमरन नाही। हाँ जी, जो प्रेजेंट थे कल क्लास में, अकुल। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे हाथ में माला है और हम लगातार नाम जपते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो ध्यान है वो प्रभु में ना होके संसारिक विषय वस्तुओं में है, तो ये सिमरन नहीं है। ये इसको हम प्रभु का सिमरन नहीं कह सकते, उसे याद करना नहीं कह सकते। कबीर घास न निंदिए, जो पांव तले होए, उड़े पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। जैसे हम घास को पाओ समझते हैं, जब हमारी आँख में चली जाती है तो हमें इतनी जगह। बिल्कुल ठीक। कबीर जी कहते हैं कि किसी भी छोटी सी वस्तु को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार एक घास है जो हमेशा हमारे पांव तले रहती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में चला जाए तो वो हमारे लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सबको। चलो गर्ल्स में से। हाँ, कबीर जी कहते हैं कि व्यवहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा मन किसी के लिए निष्पक्ष है, साफ है, तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। इसी तरह अगर जब हम अहंकार को छोड़ जाते हैं या छोड़ देते हैं तो हर कोई जीव जो है, हर कोई मनुष्य जो है वो हमारे साथ दया का व्यवहार करने लगता है। सबके मनों में दया पनपती है जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं। ओके जी, ये हमने किए थे 5 दोहे। अब पहला प्रश्न देखिए, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? और जो क्लास में थे कल, यहाँ एक मिनट रुकिए, ऑनलाइन तो रन्या बोलो बेटा।
तलवार का महत्व होता है, ज्ञान का नहीं। इससे कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होना चाहिए, न कि उसकी जाति, धर्म आदि से। इसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है, उसकी हमें जात पात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उसे कितना ज्ञान है और वो कितना हमें ज्ञान दे सकता है। ठीक है। और जिस तरह तलवार की धार और तलवार का महत्व होता है पर उसके खोल का कोई महत्व नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति की जात का या उसके शरीर का कोई महत्व नहीं हो। कर लोगे अपने आप इसका क्वेश्चन आंसर? चलिए अगला, पाठ की तीसरी साखी जिसकी ये पंक्ति है, मनवा तो 10 दिशा फिरे, ये तो सिमरन नाही के द्वारा, कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? इधर ये सही है सारा। जब आपको पूछती हूँ ना बार बार कोई प्रॉब्लम है तो सब कहेंगे नहीं मैम ठीक है, अच्छे ढंग से समझ आ गया, और क्वेश्चन नहीं आते आपको हैं। चलो बोलो आज। बिल्कुल, इस पंक्ति के द्वारा कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सिमरन करते हुए भी, भगवान का भजन करते हुए भी संसारिक विषय वस्तुओं में खोए रहते हैं या उन विचारों में खोए रहते हैं जो बाहर हो रहे हैं, तो ये जो भक्ति है वो सिर्फ दिखावे की भक्ति है, ये असली भक्ति, असली सिमरन जो है वो नहीं है। इस तरह परमात्मा हमें कभी नहीं मिल सकता। तीसरा क्वेश्चन, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? रुक जा। हाँ, हमें छोटी से छोटी चीज को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए। जिस प्रकार घास है वो चाहे पाँव के तले रहती है, लेकिन अगर वो आंख में पड़ जाए तो बहुत सारी मुसीबत हो सकती है। आगे है चौथा जो है वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, इसको आपने कॉपी में नहीं करना है, पहले 3 कॉपी में करेंगे, राइट। आगे, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होगा? कौन सा दोहा ऐसा है बताइए? लास्ट वाला, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। एक क्वेश्चन हम इसमें से और करेंगे। पाठ के आगे लिखा है ना सबसे लास्ट वाला, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? हाँ, इनसे सीख मिलती है। दूसरा, साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है कि जो हमने आंखों से देखा है। ठीक है, साखी मतलब जो हम सहते हैं या जो हमने आंखों से देखा है, हम कहते हैं ना मैं इस चीज की साक्षी हूं कि ये वहां पे था। ठीक है, भगवान को साक्षी मानकर कहिए। इट मीन्स कि प्रत्यक्ष रूप से जो हमने देखा, सुना और सहा है। तो कबीर के दोहे, कबीर जी पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, तो उनके दोहे साखी क्यों है? क्योंकि जो उन्होंने समाज में देखा, महसूस किया या जो सहन किया, उसके आधार पर उन्होंने अपनी जो सारी रचनाएं हैं वो की। ठीक है, साखी का मतलब है साक्षी, प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ, खुद अनुभव किया हुआ। ठीक है, तो कबीर जी के दोहे उनके अपने अनुभव पर लिखे गए हैं, इसलिए उनकी सभी रचनाओं को या दोहों को साखी कहा जाता है। जो कबीर जी ने देखा, जो सुना और जो महसूस किया समाज में, उन्होंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो
तो इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। साखी इसका हिंदी अभिप्राय है साक्षी, जिसका ये मतलब है कि जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते, सुनते हैं और महसूस करते हैं। ठीक है, तो कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, जो उन्होंने देखा, सुना और महसूस किया वही उन्होंने अपनी बातों में दोहरा लिया। ठीक है, इसलिए उनके दोहों को हम क्या कहते हैं? साखी। ये करने हैं हमने 4 क्वेश्चन बस, पहले 3 वो और ये वाला लास्ट वाला। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहते हैं? पहले 1 2 3 क्या बताऊं? अधीश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं करना है। उसके बाद हमने पाठ के आगे का 49 पेज का सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ये वाला करेंगे। ठीक है, ओके, अब पता चल गया। पहला, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। कबीर क्या कहना चाहते हैं? दूसरा, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दह दिशा फिरे, ये तो सिमरन नाही, ये वाला। तीसरा, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट करें। चौथा, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक काव्यांश रफ कॉपी में। काव्यांश में 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 है। हम तीसरा और चौथा ले रहे हैं। माला तो कर में फिरे, चलिए एक ही लीजिए, माला तो कर में फिरे। ये तो सिमरन नाही। सबसे पहला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? हम किस प्रकार सिमरन का ढोंग करते हैं? कर और मनुवा का अर्थ बताएं।
हूँ। अभिप्राय की इसका क्या मतलब है? वहां खड़े होके लिख लो फटाफट, फिर वापस आ जाओ। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? दूसरा प्रश्न है इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तीसरा, हम किस प्रकार सिमरन का ढोंग करते हैं? चौथा, कर और मनवा का अर्थ लिखें। पांचवा, दहु दिशा फिरे से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का मतलब क्या मतलब है? एट्थ क्लास आपको मैंने लिसनिंग की एक ऑडियो भेजी थी, तो उसके आंसर लिखने में कितना 4, 5, 6 कितने दिन लगेंगे आपको? 5 क्वेश्चन साथ में दिए थे, आपको बोला था कि ऑडियो सुने और उस 5 क्वेश्चंस के आंसर भेजें। 5 मार्क्स की असेसमेंट है, अगर नहीं भेजोगे आई नेवर रिमाइंडर यू, बार बार मैं नहीं बोलूंगी, तो 0 नंबर। हाँ जी, ऑडियो भेजी गई है, साथ में 5 प्रश्न दिए गए हैं। जिस प्रकार हम अपठित काव्यांश या गद्यांश करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। ऑडियो को ध्यान से सुने, उसके बाद जो 5 प्रश्न है उसका लिख के उसकी पिक खींचो और मुझे भेज दो, बात खत्म। जहां मर्जी करिए, वो फेयर में करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटी है। पता है ना, जो 5 मार्क्स लगते हैं, जो 20 मार्क्स होते हैं, जिसमें 5 आपकी नोटबुक के होते हैं, 5 ये इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, 5 आपने जो हॉलीडेज होमवर्क भेजा था उसके होते हैं, राइट। इस तरह 5 आपके PT1 के मार्क्स के लगते हैं, राइट। तो ये 20 मार्क्स होते हैं और 80 मार्क्स का आपका essay1 का जो पेपर होगा वो होगा, तो 100 इस तरह बनते हैं। तो ये 20 मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कॉपीज आप जैसे जैसे भेजते जाओगे 5 नंबर उसके लगेंगे। 5 मार्क्स उनके लग चुके हैं जिन्होंने हॉलीडेज होमवर्क भेजा था, जिन्होंने नहीं भेजा उनके 0 लगे हैं। अब ये इंटरनल असेसमेंट की हम आपको वो दे रहे हैं, ठीक है। ऑडियो सुनो, कोई मुश्किल नहीं है, 5 क्वेश्चन है, उनको लिख के आंसर, क्वेश्चन ना भी लिखो आंसर लिखो और मुझे सेंड कर दो, दैट्स इट, राइट। करना है ये काम, मैं लास्ट आज कह रही हूँ, उसके बाद मैंने कहना नहीं है किसी को, सीधा 5 में से 0 नंबर लगा देने हैं। यहाँ जो ऑनलाइन बैठे हैं ओनली 17 स्टूडेंट्स, क्या बात है? टोटल कितने स्टूडेंट है हमारी क्लास में? 43। और क्लास में कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 18 18। तो ये बाकी यहाँ पे कितने हैं? 17। कितने हुए? 36। बाकी 43 है, बाकी कहाँ है? 10 लोग। चलिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपको इंटरनल असेसमेंट की ऑडियो भेजी गई है, प्लीज उसे ध्यान दीजिए। उसके सिर्फ 5 क्वेश्चन है, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे उसको लिखने में, मैक्सिमम। वैसे 2 मिनट का काम भी नहीं है, जब आप एक बार सुन लेते हैं ऑडियो, फटाफट आपको क्वेश्चन के आंसर पता चल जाता है, ठीक है। तो 10 मिनट का काम नहीं है, आपके 5 मार्क्स आपके असेसमेंट में जुड़ेंगे, तो प्लीज इसको इग्नोर ना करें कि कोई नहीं, चलता है। वैसे ही आपने जो हॉलीडेज होमवर्क जिन्होंने नहीं भेजा था उन्होंने 0 नंबर लगवा रखा है। उसके बाद कॉपीज भी जिनकी नहीं मुझे मिली है उनको भी 0 मिल रहा है। 10 नंबर वैसे ही गवा लिए तुम लोगों ने। बड़ा महत्व होता है एक एक मार्क का भी, यही आप जानते नहीं है। आगे एक एक मार्क से 0.00 पॉइंट परसेंटेज गिरती है जब आप आगे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, और फिर आप कहते हैं मैं पॉइंट पे रह गया।
अभी से आदत नहीं पड़ेगी किसी चीज को इंपॉर्टेंस देने की तो कभी भी नहीं पड़ेगी। आप सोचते हैं 5 नंबर हैं, जाओ दफा करो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, मजा तब है जब एक एक नंबर के पीछे भी आपका दिल जो है वो बैठ जाए कि मेरा एक नंबर भी क्यों कटा है। राइट, पंजाबी और हिंदी तो ऐसे सब्जेक्ट है कि ये स्कोरिंग है। मैं बार बार समझाती हूँ कि जहां आपकी पोजीशन डाउन होती है, पोजीशन को अप करने के लिए हिंदी और पंजाबी सब्जेक्ट्स होते हैं। इतने इतने घंटे पढ़ते हैं आप साइंस मैथ, फिर भी अगर आपके एवरेज आते हैं, अचानक से आप हिंदी पढ़ लेते हैं, आप अच्छे ढंग से इसको कर लेते हैं, 60-80 मार्क्स आते हैं, तो आपके टोटल में जुड़ते हैं। और जब टोटल में इतने मार्क्स जुड़ जाएंगे जो आपने यहाँ स्कोर किए हैं, तो ऑब्वियस है कि आपकी परसेंटेज अप होगी। ये नहीं है कि अलग अलग परसेंटेज बताई जाती है, इस सब्जेक्ट की अलग परसेंटेज है, इसकी अलग है। जब आपसे कोई नंबर पूछता है तो आपसे टोटल मार्क्स पूछता है और टोटल परसेंटेज पूछता है। तो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी इतना पढ़ने के बावजूद भी आप कितने जितने नंबर ले पाते हो वो आपकी मेहनत है। ये तो वो चीजें हैं जो बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। राइट, तो ध्यान दिया करो कुछ चीजों पर कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में जो मार्क्स आपके हैं वो फ्री वाले मार्क्स हैं, मतलब जुड़ते हैं आपकी पोजीशन को अप करने के लिए, आपकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। राइट, तो 5-5 नंबर छोड़ने नहीं है। कॉपीज भेजो, असेसमेंट भेजो, ठीक है, ये 10 नंबर बन जाते हैं। और 5 नंबर हॉलीडेज वाले तो बहुत सारे लोगों ने गवा रखे हैं, बहुत सारे। कुछ ही बच्चों ने मुझे हॉलीडेज होमवर्क भेजा, वो 5 में से सबके 0 हैं। इसमें से किसी प्रश्न में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें, नहीं तो अगला चैप्टर मैं आज शुरू करूंगी, पार्ट 10 काम को। सिलेबस है किसी भी के पास तो निकालो जरा, ग्रामर में देखें क्या रहता है हमारा। सिलेबस पर आइए। हिंदी कहाँ गई? पंजाबी के बाद है ना, पंजाबी उसके बाद कंप्यूटर। इसमें हिंदी का है ही नहीं मुझे लगता है। तू बता कैसे हो सकता है, सिलेबस तेरा है मेरा थोड़ी है नहीं इसमें। चलिए जी, पाठ है 6 हमारा हो गया है, भगवान के डाकिए, उसके प्रश्न उत्तर हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या निराश हुआ जाए, ये सबसे कठिन समय नहीं, कबीर की साखियां आज खत्म हो गया है। उसके बाद ये शॉर्ट ग्रामर हम लास्ट में करेंगे क्लास में। क्रिया हमारा हो चुका है, कारक हो चुका है, अब है क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञाएं बनाई, ये भी हमने कर लिया था, है ना। और उसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक रह गए, क्रिया विशेषण और संधि, संधि दीर्घ और गुण, 2 ग्रामर के टॉपिक। कल का दिन है हमारे पास, सैटरडे को होता है ना पीरियड, कल छुट्टी नहीं है। कल हम करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया जैसे हमने विशेषण और विशेषण क्रिया विशेषण किया था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण, है ना, यही कहते हैं ना हम। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ। अध्यापक धीरे धीरे पढ़ाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये क्रिया विशेषण होगा कि क्रिया जो है वो किस प्रकार की जाएगी, उसकी विशेषता क्या है। राम दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, तेज इसमें जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा। कल हम क्रिया विशेषण ही करेंगे। राइट, आगे आज का चैप्टर शुरू कर लेते हैं, 5 मिनट है। बहुत अच्छी कहानी है, थैंक यू बेटा। कामचोर,
मजेदार लेसन है, पढ़ने में इतने मतलब अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं कि खुद ब खुद हंसी जो है वो निकल आती है। पाठ पढ़ने में बड़ा मजा आता है। कामचोर सारे क्या कहते हैं, इसमें मेरा फेवरेट यही है क्योंकि इसमें मजा आता है। पढ़ो तो बस बस हंसी आ जाती है। जो चीजें जो हमें रस देती हैं, जो चीजें हमें अंदर से आनंदित करती हैं, वो चीजें सबसे बेस्ट चीजें। कोई ऐसी चीज जैसे मूवी देख लो रोनी धोनी, उसको पढ़ के मन स्टोरी किसी को पढ़ के मन उदास हो जाए, किसी मूवी को देखकर मन उदास हो, ऐसी चीजें देखनी ही नहीं है, कभी नहीं देखनी सुननी। मन हमेशा अपना प्रसन्न रखें, खुश रखें, कॉमेडी मूवीज देखा करो। और इसी तरह ये जो चैप्टर है बड़ा मजेदार है, हंसी वाला है। इसको पढ़ने से मन अंदर से वैसे ही खुश हो जाता है, हंसी निकलने लग जाती है। ठीक है। पाठ 10 कामचोर। कामचोर किसे कहा गया है कि एक घर में, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पहले जमाने में क्या था, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। ठीक है ना, बहुत सारे चाचा ताई बेटे बेटियां सब एक साथ रहते थे। ज्वाइंट फैमिली का भी अपना मजा है। कभी रोज झगड़ा चल रहा है, कभी कुछ और चल रहा है, कभी गॉसिप इधर से इधर जा रही है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, तो बड़ा मजा है उसमें, कोई ऐसा नहीं है। पर जब कभी मुसीबत आती है तो ज्वाइंट फैमिली में देखा सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। अपने घर में जैसे मर्जी लड़ाइयां होती रहे, जब मोहल्ले वाला कोई लड़ाई करने आए तो सारे घर वाले उस पर टूट पड़ते हैं। ठीक है। ज्वाइंट फैमिलीज के भी अपने मजे होते हैं। यहाँ पे कहानी है एक ज्वाइंट फैमिली की जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। और बच्चे कैसे हैं, हड्ड हरामी, मतलब उनको कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना, गिलास उठा के भी यहाँ से यहाँ नहीं रखना है। तो उन बच्चों को इस कहानी में क्या कहा गया है, कामचोर। कहानी एक मुस्लिम परिवार के बारे में है, इसलिए अब्बा अम्मी आपा इस तरह के शब्द जो हैं वो दिए गए हैं। पर कहानी बड़ी मजेदार, इसमें यही बताया गया है कि बच्चे इस तरह के कामचोर हैं कि वो कोई काम घर का नहीं करते हैं। और सब जो घर के बड़े लोग हैं वो इस बात से दुखी हैं कि बच्चे खाना खाकर अपनी प्लेट भी उठाकर इधर से इधर नहीं रखते हैं। तो एक दिन घर के जो एक बड़े बुजुर्ग होते हैं, अब्बा ऐलान कर देते हैं कि बच्चों को तब तक खाना नहीं मिलेगा जबकि वो घर के काम नहीं कर लेते। अब शुरू से ही अगर बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत डालें तो बच्चे काम करते हैं। अगर उनको कोई आदत खुद मम्मी ने ही नहीं डालनी है कि मेरा राजा बैठा यहीं बैठा रहेगा, मैं ही उठा के ले जाऊंगी, मैं ही उठा के ले आऊंगी थाली, ये गलत बात है। ये सबसे बड़ी गलत बात है मम्मियों की। ले मैं कर लेती हूँ, ये क्या करेगा बेचारा, ये तो लड़का है। ये भी मैंने बहुत देखा है फैमिलीज में, किसने क्या करना, ये तो लड़का है, ये चाय बना लेती है, ये नहीं बनाती। नहीं, अब हम क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कल को आप लोगों ने जब बाहर जाना है, आईटीज के लिए जाना है, तो लड़कों को भी हॉस्टल्स में रहना पड़ता है। जो चले जाते हैं विदेश, खाना अपने आप बनाना पड़ता है। तब क्या कहेंगे, साथ में असिस्टेंट भेजेंगे, हैं बहन को भेजोगे कि इसको बनाना आता है और हम इसको हमने कुछ नहीं सिखाया। तो शुरू से ही मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ जो मेरी क्लास में बैठे हैं मेल्स स्टूडेंट, घर का थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा काम करना आना चाहिए। चाय बनानी आती है सबको, जल्दी बोलो, सबको आती, किसको नहीं आती, कौन है इतना लाडला मम्मी का, जल्दी से। ये देखो कभी बनाई नहीं, हाँ वही बात नहीं चाहिए। मैं तो खुद अपने बेटों को ही बोलती हूँ। चलिए, मैगी किस किस को बनानी आती है, ऐसी 2 कप पानी वाली मैगी नहीं, बना ले। सैंडविचेस, जैसे शाम को छोटी मोटी भूख लगी बना ले। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कहानी हम कल डिस्कस करेंगे, ये बहुत अच्छी कहानी है।